Hello students, as yet we have studied figures of speech, simile, metaphor and personification, and now the next one is apostrophe. Apostrophe in Hindi it is called संबोधक अलंकार. हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? संबोधक अलंकार कहते हैं. आइए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लिया जाए. क्या है ये? An apostrophe is a direct address. An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent and to the personified object or an idea. Means apostrophe एक सीधा एड्रेस है, सीधा संबोधन है, सीधा एड्रेस है डेड के लिए, यानी कि जो दुनिया में है ही नहीं, या फिर जो हमारे बीच में उपस्थित ही नहीं है, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसको हम लोगों ने पर्सनिफाई कर दिया गया हो, उन सब को ये डायरेक्ट एड्रेस करता है. इसके एग्जांपल्स देख लीजिए. ओ लाइफ आई नो व्हाट द वर्ड. अब यहाँ पे लाइफ देखिए, लाइफ क्या है? जीवन. तो जीवन हम सब फील करते हैं, जीवन हमारे अंदर है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जीवन कोई अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकें. तो बस ये होते हुए भी हमारे बीच में खुली आंखों से इसको हम देख नहीं सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे ये मेरा हम लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं है. कहीं ना कहीं है लेकिन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लाइफ को यहाँ पे एड्रेस कर रहा है ये अपॉस्ट्रोफी. ओ लाइफ, ए जीवन, आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट द वर्ड कि तुम क्या हो. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. ओ नेचर वाई आर यू सो क्रूएल. कोई है जो नेचर को यहाँ पे एड्रेस कर रहा है और कहता है ओ नेचर, ए प्रकृति, वाई आर यू सो क्रूएल, तुम इतनी क्रूर क्यों हो. कभी अक्सर होता है नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड्स होती हैं, तो उसी वजह से कोई बहुत ही परेशान है, तो कह रहा है कि ओ नेचर, ए प्रकृति, वाई आर यू सो क्रूएल, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो. तो नेचर को यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी के माध्यम से जो है एड्रेस किया जा रहा है. थर्ड है एक्सल्ट. अब देखिए सिंपल वे में हम कह सकते हैं इसको, जो हमने आपको शुरू में बताया था, सिंपल वे में कहेंगे कि नेचर बहुत क्रूर हो गई है, नेचर इज वेरी क्रूएल. लेकिन यहाँ पे नेचर को एड्रेस किया गया है ओ नेचर कि ए प्रकृति, तुम इतनी क्रूर क्यों हो. तो मतलब कि कुछ ज़्यादा ही माइंड पे इफेक्ट पड़ रहा है कि हाँ नेचर वास्तव में बहुत क्रूर है और जो इतनी परेशानियाँ हम लोगों को झेलनी पड़ रही है. थर्ड है एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स. अब यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स होंगे शायद वो जानते होंगे, ये दिस लाइन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओ कैप्टन माई कैप्टन कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन द अमेरिकन पोएट. वहाँ से लिया गया इसको. उसमें क्या कवि ने देखा कि कवि जो था वो अब्राहम लिंकन को बहुत मानता था, 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के. तो उनकी डेथ पर उनको एसेसिनेट कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी षड्यंत्र बना करके. तो उनकी मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और उसने ये इमेजिन किया कि जैसे वो कैप्टन थे और अमेरिका एक शिप के रूप में थी. अमेरिका को उसने शिप माना और वहाँ अब्राहम लिंकन को कैप्टन माना. तो ऐसे में उसने ये फील किया कि जैसे कि अब्राहम लिंकन के गाइडेंस में अमेरिका रूपी शिप आगे बढ़ रही है. तो उनकी डेथ पे उसने कहा, किससे कहा? शोर्स से कहा, यानी कि समुद्री किनारों से कहा, और बेल्स से कहा. क्या कहा कि एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, कि ए किनारों, ए समुद्री किनारों और ए घंटी, मतलब जो गिरजाघर की घंटियाँ होती हैं, तुम लोग बजो और तुम लोग खुशियाँ मनाओ. एक्सल्ट खुशियाँ मनाओ, लेकिन मैं तो खुशी नहीं मनाऊंगा. तो यहाँ पे समुद्री किनारों को जीवित माना गया है, उसको एड्रेस किया गया है, और बेल्स को भी जीवित माना गया है, उसको एड्रेस किया गया है. तो बस यहीं पे आपका फिगर ऑफ स्पीच एपॉस्ट्रोफी है. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोली. इसको हाइपरबोली कहते हैं, लेकिन अगर आपको इसको स्पेलिंग देखना है तो हाइपरबोल, या इसका अर्थ निकालने के लिए इसको अगर आप हाइपरबोल बोलेंगे तो आपके माइंड में जल्दी बैठ जाएगा. हाई मीन्स बढ़ चढ़ के, बोल मीन्स बोलना. तो जहाँ पे बहुत बातें बढ़ चढ़ के की जाती हैं उसी को हाइपरबोली या हाइपरबोल कहा जाता है. सो लेट अस सी इट्स डेफिनेशन फर्स्ट. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच objects are presented greater or less, better or worse than they really are. It means इसमें चीज़ों को बहुत ही एक्सेजरेटेड फॉर्म में प्रकट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है कि कोई चीज़ है छोटी सी. आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ.
जैसे कि कहा जाता है कि रामचंद्र जी के समय में तो दूध की नदियाँ बहती थी, आपने सुना होगा, रामचंद्र जी के समय में लोग कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थी। तो बचपन में यही माइंड में होता है कि हाँ, बच्चे इमेजिन करते हैं कि दूध की नदियाँ बहती रही होंगी, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। दूध की नदियाँ किस चीज़ का प्रतीक है? दूध की नदियाँ एक प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, जो ये शो करती हैं कि रामचंद्र जी के टाइम में, उनके राज्य में, उनके किंगडम में काफ़ी संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी रही होगी। तो बस यही आपका हाइपरबोल है, बढ़ चढ़ के बोलना हाइपरबोलिक। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। कोई कैरेक्टर है किसी लिटरेचर में, बेलिंडा नाम की, तो वो मुस्कुराई और पूरी दुनिया खुश हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। लेकिन बस यहाँ पे ये शो किया गया है, इसमें सच्चाई होती है, ऐसी बात नहीं कि सच्चाई नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी होती है और उसको बढ़ा चढ़ा के खूब एक्सेजरेटेड फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। बेलिंडा मुस्कुराई और पूरी दुनिया खुश हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। मीन्स नदियों, खून की नदियाँ बहीं युद्ध के मैदान में। अब क्या ऐसा हो सकता है कि इतने लोग मरे कि खून की नदियाँ बन जाएं? जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी, वैसी नदी बन सकती है भला? खून की नहीं बन सकती है ना। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है, जिससे कि हमारे माइंड पे बहुत ही गहरा असर पड़े और हम उस सिचुएशन को समझ जाएं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। तो बस इसीलिए यहाँ पे रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ बहीं इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। एक और एग्जाम्पल देखिए। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस। कि एक झलक में मैंने 10,000 ऑब्जेक्ट्स देखे। अब ये 10,000 क्या है? ये एक पोएम है डैफोडिल्स, तो बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उनके पोएम में से इसको लिया गया है। 10,000 की जब वो खेत में घुसे तो बहुत सारे डैफोडिल्स के फूल जो थे, फ्लावर्स खिले हुए थे, और वहीं पे उन्होंने एक साथ 10,000 फूल देखे। तो सोचिए, हमारी आइज़ की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि हम एक साथ 10,000 ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली देख सकें, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक वे में एक्सप्रेस किया गया है कि मैंने 10,000 फ्लावर्स एक साथ में देखे। ये देखिए लिखा है 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस। ग्लैंस मीन्स झलक, एक ही झलक में मैंने 10,000 डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे। तो बच्चों, यही आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ पे किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या बहुत ज़्यादा हाईफाई बना करके जितना वो वास्तव में है उससे हट के उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसी को हम हाइपरबोल या हाइपरबोली कहते हैं। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन मीन्स विरोधाभास अलंकार। The figure of speech in which two opposite ideas are kept together and they give a very special meaning. Let us see its definition. In this figure of speech, there is an association of two words or phrases having opposite meanings. Means ये एक ऐसा figure of speech है जिसमें दो opposite words, फ्रेजेस, जिसको हिंदी में हम शब्द युग्म कहते हैं, या फिर दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ में रखे हुए होते हैं, या फिर अलग अलग ऊपर नीचे सेंटेंसेस में रखे हुए होते हैं, और वो एक अलग सी मीनिंग देते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वो दो अपोजिट वर्ड एक साथ क्यों रखे गए हैं, तो कहीं गलत तो नहीं है, बल्कि वो मिल करके एक अलग सी मीनिंग देते हैं और काफ़ी वो समझा जाते हैं, कुछ नया अर्थ बता जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। The patient accepted the kind cruelty of the doctor. एग्जाम्पल है कि पेशेंट ने एक्सेप्ट किया मतलब स्वीकार किया, द काइंड क्रुएलिटी ऑफ द डॉक्टर। अब यहाँ देखिए काइंड और क्रुएलिटी। काइंड मीन्स दया से भरा हुआ, और क्रुएलिटी मतलब जो बहुत ही क्रूर होता है। तो यहाँ पे काइंड और क्रुएलिटी, टू अपोजिट वर्ड्स आर केप्ट टुगेदर। लेकिन इसका एक मतलब दे रहे हैं, जैसे कि पेशेंट ने डॉक्टर के काइंड क्रुएलिटी को एक्सेप्ट किया। डॉक्टर क्या करता है? हम लोगों के ऊपर चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन करता है, इंजेक्शंस देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे ऊपर वो
अत्याचार कर रहे हैं, क्रुएल्टी शो कर रहे हैं, लेकिन उस क्रुएल्टी के पीछे काइंडनेस छुपी हुई है, मतलब कि वो हमारी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बीमारियों से मुक्त कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे काइंड क्रुएल्टी वर्ड जो है ये अपने आप में एक यूनिक सा वर्ड बन गया और ये बता रहा है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज हुआ है, ऑक्सिमोरन। इसका और एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज अ बिटर स्वीट, जीवन क्या है, जीवन एक कड़वी मिठास है। अब यहाँ पे बिटर मीन्स कड़वा और स्वीट मीन्स मीठा, तो कड़वा और मीठा एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा मिल करके लाइफ को एक नई डेफिनेशन दे रहा है कि जीवन क्या है, कड़वी मिठास है। मीठा तो है जीवन, बहुत अच्छा है, जीवन में आने के बाद में बहुत अच्छा लगता है, हर कुछ हम सुख देखते हैं, अच्छा लगता है और हर तरीके से अपने आप को खुश करने का प्रयास करते हैं, खुशियाँ भी मिलती हैं ज़िंदगी में, लेकिन दुख भी है साथ में। तो ये नहीं कि केवल खुशी ही खुशी हमारी लाइफ में है, बल्कि बिटरनेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि लाइफ इज अ बिटर स्वीट, जीवन एक कड़वी मिठास है। एक और एग्जाम्पल है, इंटरमीडिएट की पोएम है वो, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, उसमें दिया हुआ है कि एंड हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल, एंड हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है। मतलब कि अ रियली हैप्पी मैन इज वन, एक वास्तव में खुशहाल व्यक्ति कौन है, जिसके पास कुछ भी ना होते हुए भी वो खुश रहता है। तो यहाँ पे कुछ भी ना होना और उसके बाद भी वो खुश होना, मतलब क्या है, दो अपोजिट वर्ड्स कि उसके पास ही हैविंग नथिंग एंड ऑल, नथिंग और ऑल यहाँ पे दो वर्ड्स आपस में अपोजिट हैं और ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों मिल करके एक पोएम में एक नया अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं। तो यही आपका फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सिमोरन कहलाता है। लेट अस सी व्हाट इज ऑनोमोटोपोइया। ऑनोमोटोपोइया इन हिंदी इट इज कॉल्ड ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। लेट अस सी इट्स डेफिनेशन फर्स्ट। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड्स सजेस्ट देयर मीनिंग। वेरी सिंपल, ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें साउंड जो ध्वनि होती है वही अर्थ को एक्सप्रेस कर देती है, वही अर्थ को प्रकट कर देती है। तो बस बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन, इसको आप याद भी कर लीजिए। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई हर्ड द कूइंग ऑफ डक्स मीन्स मैंने फाख्तों की कू कू की आवाज़ सुनी। अब ये कूइंग क्या है, कूइंग वर्ड आपका यहाँ पे ऑनोमोटोपोइया, ये ध्वनि सूचक अलंकार है, यहाँ पे ध्वनि से ही इसका मतलब क्लियर हो रहा है। दूसरा, आई चैटर चैटर ऑल द डे, मतलब जहाँ पे साउंड को ही मीनिंग दे दिया जाए वही आपका ऑनोमोटोपोइया होता है। अब ये साउंड है, चैटर चैटर, बोलना, लगातार बक बक करना, तो चैटर चैटर, मंकीज़ के लिए भी कहा जाता है कि मंकीज़ आर चैटरिंग, तो चैटर चैटर मतलब लगातार बोलना बहुत ज़्यादा, तो उसको यहाँ पे ऑनोमोटोपोइक वर्ड कहा गया है। तीसरा है, आई द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे बहुत ही फेमस लाइन है, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे की एक बहुत ही अच्छी पोएम है, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये काफ़ी अच्छी पोएम बच्चों, वही पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिलेगा तो इसमें स्टार्टिंग ही लाइन में है कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। कर्फ्यू गिरजाघर की घंटी, टोल्स जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं टन 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 करके बजना, वैसे ही इंग्लिश में उसको टोल्स 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 कहा जाता है। तो यहाँ पे है गिरजाघर की घंटी टोल्स टोल्स करके बज रही है और वो इट इज इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द डे, वो दिन के अंत का संकेत कर रही है, मीन्स रात आने वाली है। फोर्थ, तो यहाँ पे टोल्स जो वर्ड है आपका ऑनोमोटोपोइक है। फोर्थ एग्जाम्पल, द बीज वर बजिंग। अब देखिए बजिंग वर्ड क्या है, बीज भी सब जानते ही होंगे, मधुमक्खी, और बजिंग क्या है, बजिंग मतलब भन भनाना, भन जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भन 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 भन, वैसे इंग्लिश में उसको कहा था बजिंग 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 या बस 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 बस। तो बस बजिंग या भन भनाना कहीं अलग से कोई वर्ड नहीं है, बल्कि ध्वनि को सुन करके ही उसको बना दिया गया है। और साथ में सबसे अच्छी बात यह कि मीनिंग भी समझ में आती है। अगर हम कुछ और कह रहे होते कि मक्खियों के लिए तो शायद वो अच्छा ना लगता, लेकिन यहाँ बजिंग वर्ड मक्खियों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तो इस तरीके से बच्चों ये ऑनोमोटोपोइया बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है।
सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आप कायदे से पढ़ लीजिए। और सबसे पहली बात, आप सबकी डेफिनेशन भी लर्न कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है। इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो यहाँ बताऊंगी, और फिर एक एक करके आप उसमें पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा फिगर स्पीच कहाँ पे है। थैंक यू।